हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा में संशोधन कानून या बीमा कानून संशोधन 2025 कल लोकसभा में पारित कर दिया गया। आमतौर पर बीमा कहते ही हमारे दिमाग में आता है कि होने वाले किसी भी अप्रत्याशित घटना या जोखिम से सुरक्षा देना, रिस्क से बचाव करना। लेकिन जैसे अगर मुझे बीमा लेना हो और मेरे पास 2 ऑप्शन हो, जीवन बीमा, एक हो एलआईसी और मान लीजिए एक मेरे पास अर्गो है, जो बाहर की कंपनी है। तो वाक़ई ही मेरे क्या मैक्सिमम भारतवासियों के दिमाग में केवल एक बात आएगा कि भाई भरोसा तो अपनी भारतीय कंपनी पर करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आम तौर पर जीवन बीमा का मतलब हो गया कि वहाँ बीमा की सुरक्षा, वहाँ जोखिम से सुरक्षा दिया जा रहा है और जोखिम है क्या? कि अगर कुछ मेरे साथ अप्रत्याशित घटना हो जाता है, तो मेरे फैमिली को इकोनॉमिक सिक्योरिटी दिया जाएगा, आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा देने का काम बीमा करती है। तो क्या मेरे मुझे कुछ होने के बाद वो बीमा कंपनी जो विदेशी है, वो क्या सेटलमेंट क्लेम टाइम पर दे पाएगी? मुझे अपनी भारतीय कंपनी पर ज़्यादा भरोसा होगा। ये अवधारणा केवल मेरी ही नहीं है, बहुत सारे भारतीयों के मन में है कि क्या बीमा में सरकार द्वारा 100% एफडीआई किया जाना, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अब कोई बाहर की कंपनी, पहले क्या था कि भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करती थी। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यानी प्रूडेंशियल बाहर की कंपनी है, आईसीआईसीआई भारत की है। एचडीएफसी अर्गो, अर्गो बाहर की कंपनी है, एचडीएफसी भारत की। तो पहले रहता था कि भाई चलिए कम से कम साझेदारी भारतीय कंपनी के साथ है तो हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अब अर्गो चाहे, प्रूडेंशियल चाहे, तो वह भारत में बिना किसी भारतीय कंपनी के साझेदारी की अपनी कंपनी स्थापित कर सकती है पूरी तरह, और उसका प्रबंधन और संचालन कर सकती है। ये है 100% एफडीआई का कंसेप्ट, यानी हम 100% एफडीआई कर दिए हैं किसमें? बीमा में। क्या भारत के लिए या हम जैसे भारतवासियों के लिए ये औचित्यपूर्ण है? क्या हमारे मन का ये वो डर दूर कर पाएगा? इससे होने वाले क्या लाभ, क्या चुनौती, इन सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन कानून या बीमा संशोधन कानून 2025 में, जिसे कल लोकसभा ने पारित कर दिया है कैबिनेट की मंजूरी देने के बाद। तो आइए चलिए बड़े विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं, ध्यान से इसको समझिए और अच्छे से इसको कोशिश कीजिए यहीं पर ग्रैस्प कीजिए, और बाद में लास्ट में मैं एक प्रीलिम्स और एक मेंस के क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए। तो बहुत अच्छे से इस सेशन को करिएगा। लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन सा बिल लाया गया है, तो पहले इस बिल का नाम याद रखिए। बिल का नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा, सबकी रक्षा बीमा में संशोधन कानून, संशोधन विधेयक या कानून 2025। हालांकि जब ये अधिनियम बन जाएगा, ये तो पता है आपको कि पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद में ये जब अधिनियम का रूप ले लेगा, तो हो सकता है इसके नाम में थोड़ा परिवर्तन दिखे, लेकिन लगभग इसका नाम ये रहेगा। तो इसके नाम को थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए। डन। सबका बीमा सबकी रक्षा, याद रखना यहाँ सबका बीमा का एक विशेष अर्थ है, क्योंकि 2047 तक भारत सरकार का उद्देश्य है क्या? इंश्योरेंस फॉर ऑल, सबको, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बीमा उपलब्ध कराना,
2047 जब भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। यानी एक विकसित भारत नहीं होगा बल्कि एक सुरक्षित भारत होगा। डन। तो सबका बीमा सबकी रक्षा का मतलब भी समझिएगा। चलिए फटाफट समझिए। अगर हम इस विधेयक की बात करें तो ये विधेयक जो है 3 पिलर पर है। ये विधेयक जो है 3 स्तंभ पर आधारित है। 3 स्तंभ पर आधारित है। वो 3 मुख्य स्तंभ क्या है? पहला, बीमा का आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीमा नियामक संस्था का और बीमा कंपनियों का भारत में बीमा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना, नंबर 1। दिस इज, ये वर्ड याद रखिए, बीमा का आधुनिकीकरण। सेकेंड, व्यापक कवरेज। कवरेज को बढ़ाना, हर व्यक्ति को शामिल करने का प्रयास करना। व्यापक कवरेज, कवरेज को बढ़ाना। और तीसरा, मजबूत नियामक निरीक्षण। नियामक निरीक्षण यानी नियामक को और ज्यादा मजबूत बनाना, उसे और ज्यादा पावर देना, शक्ति देना। तो ये 3 पिलर को दिमाग में एकदम बैठा लो। नंबर 1, आधुनिकीकरण, बीमा क्षेत्र का आधुनिकीकरण, बीमा क्षेत्र का व्यापक कवरेज और मजबूत नियामकीय निरीक्षण को बढ़ावा या मजबूत नियामक निरीक्षण करना। ठीक है, तो ये 3 स्तंभ पर ये आधारित है, ये कानून, ये विधेयक 3 स्तंभों पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में बैठाइए कि यह विधेयक जो है, विधेयक की बात करें तो ये विधेयक जो है, ये 3 बीमा के 3 अधिनियम में या 3 कानून जो पहले के कानून है उसमें संशोधन करने की बात करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से वो कौन है कानून है? तो एक है बीमा अधिनियम 1938, यह हमारे आजादी से पहले का कानून है। बीमा अधिनियम 1938। नंबर 2, जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956। दूसरा कानून, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999। जल्दी से याद करो, ये तीनों को जल्दी से याद करो। पहला, जीवन बीमा अधिनियम 1938, बीमा अधिनियम इसको बोलते हैं, बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और तीसरा बीमा नियामक विकास प्राधिकरण 1900 अधिनियम 1999। ये 3 कानूनों में, 3 अधिनियम में संशोधन करने की बात करता है। नेक्स्ट बात, अगर हम बीमा की बात करते हैं, भारत में बीमा की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो बीमा 2 प्रकार का होता है। एक होता है जीवन बीमा और एक होता है गैर जीवन बीमा। इसको सामान्य बीमा भी कहा जाता है, जनरल इंश्योरेंस भी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जीवन के जोखिम से सुरक्षा देता है उसको जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। ठीक है ना? और जो गैर जीवन बीमा होता है, सामान्य बीमा, जनरली ये आप देखते होंगे कार से संबंधित होता है, स्वास्थ्य से संबंधित होता है ना? कार हो, स्वास्थ्य हो, फसल बीमा होता है। फसल बीमा अगर बात करें तो ये सब जो बीमा है, स्वास्थ्य बीमा, कार को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, घर को लेकर, तो ये सामान्य बीमा जनरल इंश्योरेंस में आता है। इसको गैर जीवन बीमा कहा जाता है। डन। अब अगर पूछा जाए कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, अधिनियम का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उद्देश्य को समझने का प्रयास करो। नंबर 1, बीमा में निवेश को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहन। पहला, जल्दी से याद करो, बीमा में निवेश को प्रोत्साहन देना, नंबर 1। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना,
और बीमा उत्पादों में नवाचार लाना। बीमा उत्पादों में, बीमा प्रोडक्ट में नवाचार, है ना, नए नए प्रोडक्ट लाना, जो काम के हैं उस तरह के प्रोडक्ट देना, आपको जो व्यक्ति की डिमांड है उसके हिसाब से नवाचार लाना। तीसरा, बीमा कवरेज को बढ़ाना, कवरेज को बढ़ाना, हर व्यक्ति को बीमा देने का प्रयास करना। चौथा, नियामकीय संस्था का आधुनिकीकरण करना। नियामक संस्था का आधुनिकीकरण करना। और भारत में बीमा का जो नियामक संस्था है वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना IRDAI एक्ट 1999 के तहत वर्ष 2000 में किया गया। वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय, याद रखना, हैदराबाद में है। हैदराबाद में है, जो बीमा से संबंधित नियामक का कार्य करता है, नियामक का कार्य करता है। और लास्ट, वैश्विक बीमा बाजार से, वैश्विक बीमा बाजार से एकीकरण करना, इंटीग्रेशन करना, एकीकरण करना। ये बीमा, इस अधिनियम के, जो सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम है, इसका उद्देश्य है, याद रखना, जल्दी से फटाफट रिवीजन कर लो, बीमा में निवेश को प्रोत्साहन देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और बीमा उत्पादों में नवाचार लाना, बीमा कवरेज को बढ़ाना, नियामकी संस्था का आधुनिकीकरण करना और वैश्विक बीमा बाजार से क्या करना, एकीकरण करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट, अगर भारत में बीमा की बात करें, भारत में बीमा की स्थिति की बात करें, भारत में बीमा की वर्तमान स्थिति, बीमा की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो भारत में बीमा की वर्तमान स्थिति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अगर ये प्रीलिम्स में, मुझे लगता है, मेरा गट फीलिंग कहता है यहां से सवाल आ सकता है। तो भारत में बीमा की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए हमें दो शब्द समझना पड़ेगा। दो शब्द समझिए अच्छे से एकदम। एक होता है इंश्योरेंस डेंसिटी, इसको बोलते हैं बीमा गहनता, और एक होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इसको बोलते हैं बीमा पैट, बीमा पैट। ये दो शब्द है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। एक शब्द है, मेरे साथ साथ बोलो, बीमा गहनता, इंश्योरेंस डेंसिटी, और एक शब्द है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, बीमा पैट। दोनों का क्या मतलब है, पहले मतलब समझो। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब होता है कि जितना प्रीमियम दिया गया है, प्रीमियम का भुगतान, प्रीमियम दिया गया है, प्रीमियम जितना दिया गया है, अब ये प्रीमियम जो है, याद रखना, ये जीवन और गैर जीवन बीमा दोनों का मिलाकर, गैर जीवन बीमा, ठीक है ना, दोनों का मिलाकर, जिसमें टोटल कितना प्रीमियम दिया गया है, जितना प्रीमियम दिया गया है डिवाइडेड बाय जो जनसंख्या है भारत की, अगर उससे डिवाइड कर दें, उससे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये पता लगेगा कि ये प्रीमियम, औसत प्रीमियम कितना है, या औसत बीमा की गहनता कितनी है। समझ में आ रहा है? सिंपल सा बात है, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, बीमा लेते हैं, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना पड़ता है, प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। डन। तो जितना प्रीमियम दिया गया है जीवन में और गैर जीवन में, सामान्य बीमा में, डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या का मतलब है कि बीमा की गहनता कितनी है, इंश्योरेंस डेंसिटी कितनी है। वहीं अगर हम बात करें
कि प्रीमियम, जो प्रीमियम दिया गया है वही प्रीमियम का मतलब जो जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा में, डन, जो प्रीमियम दिया गया है गुणे डिवाइडेड बाय जीडीपी गुणे 100 अगर कर दें तो बीमा पैठ का पता लगता है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का पता लगता है कि कितना इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है भारत में। आपको आश्चर्य होगा अगर मैं इन दोनों के आधार पर, ये दोनों समझ में आ गया ना, इंश्योरेंस डेंसिटी बीमा प्रीमियम बाई जनसंख्या और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब प्रीमियम बाई जीडीपी, एकदम दिमाग में बैठा लो बिल्कुल, ठीक है ना। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगर हम पेनिट्रेशन की बात करते हैं, माने पैट की बात करते हैं, बीमा पैट, तो 2001 में भारत में बीमा पैट जो था वो मात्र 2.1% था, जो 2023 में बढ़ करके 3.7% हो गया। वाह सर, बढ़ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई माने बहुत खुश मत होइए, क्योंकि अगर हम विश्व की औसत की बात करिए तो भारत की बात कर रहे हैं, है ना, भारत की। लेकिन अगर हम विश्व के औसत की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 7% या उससे भी अधिक है। तो उसके मुकाबले तो भारत में बीमा बहुत कम कवरेज हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा बीमा के प्रति नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, चिंतित नहीं है कि उन्हें बीमा लेना चाहिए। नहीं लेते हैं लोग बीमा, नहीं खर्च करते हैं बीमा पर, ठीक है। और अगर हम इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, ये तो और आश्चर्यचकित करने वाला बात है कि भारत में इंश्योरेंस डेंसिटी जो था 2001 में 2001 में ये मात्र $11 था। ये मात्र $11 था, जो 2023 में ये बढ़ करके $95 हो गया। कितना हो गया? $95 हो गया। और $95 में भी जीवन बीमा की बात करते हैं, जीवन बीमा तो ये $70 है। और गैर जीवन बीमा, सामान्य बीमा की बात करते हैं, गैर जीवन बीमा तो वो ये $25 है। और टोटल मिलाकर $95 है। सर इट इज वेरी गुड। लेकिन जरा विश्व का तो औसत सुनिए। अगर आप विश्व के औसत की बात करेंगे तो ये $853 है। लोग $853 तक खर्च करते हैं विश्व में। अरे और कुछ नहीं, चीन की बात करते हैं हम, केवल अपने देश, पड़ोसी देश चीन की, तो ये $430 है चीन में। और हम मात्र $95 ही खर्च करते हैं। जीवन बीमा में मात्र $70 और गैर जीवन बीमा में केवल $25। तो आपको लग नहीं रहा है कि भारत में बीमा की स्थिति बहुत चिंताजनक है वर्तमान में? देखिए ध्यान से, कितना चिंताजनक है। और ये चिंताजनक है, चुनौती है तो अवसर भी है कि हमारे पास खूब अवसर है कि हम अपने देश में बीमा को और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, लोगों को उनको सुरक्षा दे जोखिम से, क्योंकि ये आपदा से सुरक्षा देता है, जोखिम से सुरक्षा देता है। डन। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो ये विधेयक है, इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान किया गया है। जरा हम प्रावधानों की बात करें तो प्रावधान नंबर 1, सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट, बीमा में जो एफडीआई है, बीमा में एफडीआई जो है ये अभी 74% था, 74%, जिसको बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है 100%, जिसको मैंने पहले ही बताया कि अब कोई बाहर की कंपनी बिना भारत में किसी कंपनी से टाई अप किए, साझेदारी किए, अपनी कंपनी पूर्ण रूप से स्थापित कर सकती है, पूर्ण रूप से स्थापित कर सकती है। यहाँ एक बात और जान लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत में बीमा में एफडीआई इतना आसान नहीं था, शुरुआत से ही हमने इतना आसान नहीं बनाया। सबसे पहले तो 1993 में मल्होत्रा समिति का गठन हुआ था, मल्होत्रा समिति का गठन हुआ था। और मल्होत्रा समिति ने सुझाव दिया, जिसकी सिफारिश में सरकार ने बीमा में निजी क्षेत्र को परमिशन दिया, निजी क्षेत्र को परमिशन को अनुमति मिला। पहले निजी क्षेत्र को अनुमति ही नहीं था। 1993 में मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर निजी क्षेत्र को परमिशन दिया गया। जबकि वर्ष 2000 में सरकार ने पहली बार बीमा को एफडीआई के लिए खोला, एफडीआई की अनुमति मिली, एफडीआई की अनुमति मिली, लेकिन मात्र 26% ही एफडीआई का अनुमति मिला।
26% ही वो कर सकता था भारत की कंपनी में, अन्यथा बाकी सब भारत की कंपनी का ही उसमें साझेदारी होता था। बाद में जाकर 2015 में इसको बढ़ा करके 49% किया गया और बाद में 2021 में इसको बढ़ाकर 74% किया गया और अब अगर बात करें 2025 में के बिल के अनुसार अब ये बढ़ा करके 100% कर दिया गया, 100% कर दिया गया है। डन। अब सबसे बड़ी बात है यहां पर शर्त क्या रखा गया कि अधिकांश जो प्रबंधन होगा बीमा का प्रबंधन होगा और संचालन वो भारत से ही होगा, वो भारत से ही आपको करना पड़ेगा, बाहर से बैठकर आप नहीं करेंगे, आपको पूरी तरह भारत में ही प्रबंधन और संचालन का काम करना होगा। तो इससे लाभ क्या होगा? अगर हम लाभ की बात करें सबसे पहले तो ये आराम से निवेश मिलेगा, निवेश प्राप्त होगा। हाँ, दूसरा बात बीमा कवरेज बढ़ेगा, बीमा कवरेज में वृद्धि होगा, है ना, में वृद्धि होगा, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में एमएसएमई में इनको भी बीमा का बहुत ज़्यादा लाभ होगा। डन। बीमा उत्पाद में विविधीकरण होगा, प्रोडक्ट में विविधीकरण आएगा, नए नए प्रोडक्ट आएंगे। नेक्स्ट प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा जिससे हो सकता है प्रीमियम कम हो, बीमा का प्रीमियम कम हो ताकि आम आदमी के लिए बीमा लेना आसान हो, सस्ता होगा तभी तो हर व्यक्ति लेना चाहेगा इसको। तो ये बीमा में एफडीआई का लाभ, बीमा में 100% एफडीआई का लाभ होगा। डन। तो ये पहला संशोधन। जबकि अगर हम दूसरे क्लॉज की बात करें, इसमें जो बात किया गया है और वो बात किया गया है री इंश्योरेंस को लेकर, री इंश्योरेंस कंपनी, पुनर्बीमा निगम। बहुत ध्यान से समझना, आखिरकार ये पुनर्बीमा निगम क्या है? पुनर्बीमा निगम का मतलब हो गया कि जहां इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मैं अगर इंश्योरेंस करा रहा हूं किसी कंपनी से, तो मैंने प्रीमियम दिया उस इंश्योरेंस कंपनी को, मान लीजिए एलआईसी से कराया, तो एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी है और मैं इंश्योर्ड हूँ, बीमा धारक हूँ, ठीक है ना। अब मैंने बहुत बड़े अमाउंट में बीमा करा लिया, मान लो 200 करोड़ का करा लिया, और कल के दिन में कोई आपदा, कोई संकट आता है तो बीमा कंपनी एलआईसी को 200 करोड़ मुझे देना पड़ेगा, मेरे परिवार को। तो एलआईसी कंपनी के लिए ये तो बहुत बड़ा होगा पेमेंट करना, भुगतान करना, तो उनका अचानक से रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, वित्तीय संकट बढ़ जाएगा इतना बड़ा भुगतान करने पर। तो एलआईसी क्या करेगी, किसी अन्य कंपनी से अपने इस जोखिम को साझा करती है। बहुत समझना ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं, बीमा धारक है, ये क्या करेगा, बीमा कंपनी से बीमा लेगा, ठीक है। बीमा कंपनी क्या करेगी, अपने जोखिम कम करने के लिए ये क्या करेगी, अन्य माने बीमा कंपनी जो और बीमा कंपनी है उससे क्या कर लेगी, उसके साथ अपने जोखिम को साझा कर लेगी। इसका मतलब है ये बीमा कंपनी डायरेक्ट बीमा धारक से कोई संबंधित नहीं है, ये बीमा कंपनी को जोखिम से सुरक्षा देता है। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ बीमा धारक को जोखिम से सुरक्षा कौन दे रहा है, बीमा कंपनी, और बीमा कंपनी को भी जोखिम से कौन सुरक्षा दे रहा है, दूसरी बीमा कंपनी। ये जो बीमा कंपनी है इसको बोलते हैं पुनर्बीमा कंपनी। और भारत में पुनर्बीमा कंपनी के बारे में मोनोपोली एकाधिकार जो है वो अभी वर्तमान में जीआईसी री इंश्योरेंस को है। जीआईसी री इंश्योरेंस कंपनी, आरसी भी कहा जाता है इसको, आरसी री इंश्योरेंस कंपनी। जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी। वर्ष 2003 में इसको री इंश्योरेंस कंपनी का दर्जा दे दिया गया, पुनर्बीमा। अब सरकार ने कहा है कि पुनर्बीमा कंपनी की पैठ को बढ़ाना पड़ेगा भारत में। तो क्या करना होगा, अभी तक पुनर्बीमा कंपनी को स्थापित करने के लिए जो नेट ओन्ड कैपिटल चाहिए, नेट ओन्ड कैपिटल मतलब सिंपल, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, वो अभी तक था 5,000 करोड़ रुपया होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपया।
लेकिन अब इसको कम करके कर दिया गया है 1,000 करोड़ रुपया। 1,000 करोड़ रुपए है तो आप री इंश्योरेंस कंपनी को स्थापित कर सकते हैं। इससे हो सकता है बहुत सारी बाहर की री इंश्योरेंस कंपनी भारत में आएगी और भारत में री इंश्योरेंस कंपनी का एक हब बन सकता है। इतनी सारी कंपनियां यहाँ भारत में होंगी और इससे भारतीय इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा मिलेगा। डन, ये हो गया, सेकंड क्लॉज हो गया। सेकंड इसमें सुधार। तीसरा सुधार के बारे में बात करते हैं। तीसरा सुधार तो वो है IRDAI। IRDAI इंश्योरेंस बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करके इसको और ज्यादा स्वायत्तता दिया गया है और ज्यादा इसको बेहतर नियामकीय शक्ति दी गई है। जैसे अब ये किसी पर डायरेक्ट जुर्माना लगा सकता है अगर कोई गलती करता है, तो कानून बना सकता है, अपने से बेहतर बीमा के संबंध में बेहतर कानून बना सकता है। ठीक है ना। तो ये नियामकी शक्ति जो दी गई है, बेहतर और ज्यादा नियामकी शक्ति IRDAI को दी गई है ताकि बीमा में होने वाली धोखाधड़ी या अन्य प्रकार के जोखिम को कम किया जा सके। और तो और यहां बोला गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम पंजीकरण, यानी एक बार में ही पंजीकरण करना। अब इसको कहा जाता है, एक वर्ड इसके लिए कंपोजिट लाइसेंस की बात की गई है। कंपोजिट लाइसेंस यहां पर शब्द का प्रयोग किया गया है। व्हाट इज कंपोजिट लाइसेंस? आप देखिए, मान लो मैं एक बीमा कंपनी का ब्रोकर हूं, दलाल हूं, जो मैं बीमा बेचता हूं। इसके लिए मैं पंजीकरण करवाऊंगा अपना। अब इसके लिए मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, मुझे LIC का, मुझे जीवन बीमा का अलग एग्जाम देना पड़ेगा, गैर जीवन बीमा का अलग एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसका जो सर्टिफिकेट आएगा तभी मैं उत्पाद का विक्रय कर सकता हूं। तो अब क्या है, इस कारण मुझे कई प्रकार के एग्जाम देना पड़ेगा, कई प्रकार के मुझे लाइसेंस लेना पड़ रहा है, तब जाकर के मैं उस उत्पाद को बेच रहा हूं। लेकिन अब कहा गया ब्रोकर से या जो मीडिएटर है, मध्यस्थ है, कि वो केवल एक एग्जाम देगा और एक एग्जाम दे करके ही वो जीवन बीमा भी बेच सकता है, वो गैर जीवन बीमा भी बेच सकता है, अन्य उत्पाद भी बेच सकता है। इसी को कहा गया कंपोजिट लाइसेंस लेना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको अलग अलग लाइसेंस, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। एकदम क्लियर, एकदम सही समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। और तो और इसमें क्या किया गया है, LIC को अधिक स्वायत्तता दी गई है। स्वायत्तता दी गई है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, कि वो सरकार के नियंत्रण से ज्यादा बाहर रहेगी, आराम से पूंजी जुटा सकती है और बेहतर कानून बना सकती है ताकि बीमा धारकों की सुरक्षा किया, ताकि बीमा धारक, जो बीमा धारक होंगे, जीवन बीमा धारक, उनको क्या दे पाएंगी, उनको ज्यादा सुरक्षा और आराम से उनके अनुसार पॉलिसी बना पाएगी। ठीक है ना। जो बीमा पॉलिसी होगा वो LIC के लिए, LIC को और अधिक, इसीलिए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन निगम 1956 में संशोधन किया गया। डन। फिर और क्या किया गया और क्या किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां री इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वहीं पर क्या किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट, बीमा के डिजिटलीकरण, बीमा के डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया। डिजिटलीकरण, बीमा के डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया। अब ऑनलाइन आप बीमा ले सकते हैं, कंपेयर करके ले सकते हैं, तुलना करके, जहां आपको कम प्रीमियम मिल रहा है वहां से लीजिए, क्या जरूरत पड़ा हुआ, तो बीमा के डिजिटलीकरण। फिर ऑनलाइन बोर्डिंग की सुरक्षा, ऑनलाइन बोर्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन ही बीमा लें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, प्रीमियम कम देना पड़े, बीच में दलालों का कमीशन थोड़ा कम पड़ जाए उनके लिए। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर टाइम, ऑनलाइन माने ऑन टाइम सेटलमेंट की बात की गई है। ऑन टाइम, वन टाइम नहीं, ऑन टाइम, ऑन टाइम, समय पर सेटलमेंट, समय पर सेटलमेंट हो, सेटलमेंट हो। ऐसा ना हो कि परिवार चक्कर लगा रहे हैं, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको मिल ही नहीं रहा है भुगतान। तो इसमें यहां पर प्रावधान किया गया है कि ऑन टाइम सेटलमेंट हो, एकदम समय पर हो, ताकि परिवार को इधर उधर दौड़ना ना पड़े, भुगतान के लिए उनको इधर उधर भागना ना पड़े। डन। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि जो बीमा धारक है, बीमा धारक के हितों की सुरक्षा हो, हितों की सुरक्षा हो। कैसे हो?
बीमा धारक के हितों की सुरक्षा, एक तो उनके लिए संरक्षण कोष बनाया जाए, संरक्षण कोष की स्थापना पर बल दिया जाए, ताकि अगर उनका कोई भी प्रोटेक्शन फंड का मतलब है कि अगर उनको किस तरह से हम अवेयर करें, जागरूक करें, कैसे उनके हितों की रक्षा करें, तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन फंड हो। और एक शिकायत निवारण तंत्र मजबूत हो, शिकायत निवारण तंत्र मजबूत हो। मतलब बहुत सारे बीमा को मिस सेलिंग किया जाता है एजेंट द्वारा या बैंकों द्वारा, और गलत सलत बता करके बेचा जाता है, बहुत गलत जानकारी दे करके बेचा जाता है, और बाद में उनको कोई सुरक्षा भी नहीं मिलती है। तो अब कहा गया है कि शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए। तो ये कुछ सुधार किए गए हैं, जो सुधार के लिए सरकार ने विधेयक को रखा है कि जहां ये सुधार को हम लागू करेंगे। अब इससे क्या सरकार को लाभ होगा? सरकार को लाभ की बात करें तो सरकार को इससे क्या-क्या लाभ होगा? अगर लाभ की बात करें, एक, आपको नहीं लग रहा है इससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा? वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में वृद्धि होगी देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं समावेशी विकास भी बढ़ेगा, समावेशी विकास बढ़ेगा। सबका साथ सबका विकास, हर व्यक्ति को बीमा देने का बात है ना। तो सबका साथ सबका विकास, क्यों? क्योंकि 2047 तक सरकार का लक्ष्य है हर व्यक्ति को बीमा, हर व्यक्ति को बीमा। इसका मतलब है 2047 तक हर व्यक्ति को सुरक्षा। यही तो सबका साथ सबका विकास है, समावेशी विकास है। फिर हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा देना, सामाजिक सुरक्षा देना, भले वो गिग वर्कर ही क्यों ना हो, उनको भी बीमा मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं देश में ये बचत, अगर ये एफडीआई बढ़ेगा तो मानी सी बात है कि देश में क्या होगा, बीमा से बचत बढ़ेगा, बचत होगा बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं समृद्धि दर भी बढ़ेगा, समृद्धि दर बढ़ेगा। अगर पूंजी का प्रवाह बढ़ता है तो बचत, निवेश और पूंजी निर्माण, समृद्धि दर में भी वृद्धि होगी, जो देश के लिए बहुत बेहतर होगा। कहीं ना कहीं सरकार क्या करेगी, जोखिम का हस्तांतरण करेगी, जोखिम का हस्तांतरण होगा। अब केवल सरकार पर नहीं आएगा जोखिम, बल्कि वो बीमा कंपनियों पर आएगा। सरकार सामाजिक सुरक्षा देगी, लेकिन बीमा कंपनियों के माध्यम से देगी, जिससे हर व्यक्ति को लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं जोखिम का हस्तांतरण सरकार का होगा। तो ये क्या होगा, लाभ होंगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ चुनौतियां भी हैं इस विधेयक को लेकर, हम उन चुनौतियों की बात करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो है, कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व ना हो, विदेशी कंपनी का प्रभुत्व बढ़ेगा। अभी क्या भारतीय बीमा बाजार इस बात के लिए तैयार है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी जो कंपनियां हैं वो अभी बहुत शैशव अवस्था में है बीमा कंपनी को लेकर के, बीमा क्षेत्र को लेकर के? क्या वो बाहर की कंपनियों के प्रतिस्पर्धा का सामना करने में भारतीय कंपनी सक्षम नहीं, भारतीय कंपनी उतनी सक्षम अभी नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा तो आपको तकनीक से करना पड़ेगा, आपको प्रबंधन कुशलता से करना पड़ेगा। जो बाहर की कंपनी लेकर आएगी अपने साथ, उनका बेहतर प्रबंधन कुशलता होगा। आपको पूंजी से करना पड़ेगा, आपको बाजार में सस्ता प्रीमियम लाना पड़ेगा, जो बाहर की कंपनी ज़्यादा अच्छा लेकर आएगी। तो ये हमारी भारतीय कंपनियों को हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा में पिछाड़ देगी, और जिससे भारतीय कंपनी जो अभी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, उनका विकास, इनका भारतीय कंपनियों का विकास अवरुद्ध हो सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा डर हो सकता है। तीसरा चुनौती, बीमा धारक का भरोसा। क्या ये बाहरी कंपनी बीमा धारक का भरोसा जीत पाएंगी? जैसे मुझे कुछ कहा जाए तो झूठ क्यों बोलूँगा, एलआईसी पर मैं ज़्यादा भरोसा करूँगा किसी विदेशी कंपनी के मुकाबले।
मुझे लगता है भागेगी तो नहीं। ये विदेशी कंपनी कहीं यहाँ बंदा धन माने बंद तो नहीं कर देगी। कम से कम मेरे परिवार को बीमा की सुरक्षा तो देगी। हुआ क्या था, मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जब याद करो केदारनाथ वाला हुआ था अ, दुर्घटना, जहाँ कई हज़ार लोग मारे गए थे, उस समय सभी बीमा कंपनी ने प्राकृतिक आपदा कहकर, अब तो प्राकृतिक आपदा को भी शामिल किया जा रहा है, प्राकृतिक आपदा कह कर के वो तुरंत अपना पल्ला झाड़ ली तुरंत। ठीक है? लेकिन वहीं एलआईसी ने बिना कुछ शर्त के सेटलमेंट दिया कई लोगों को सेटलमेंट दिया। तो भाई भरोसा तो देखो इससे ही जगता है। कई ऐसे मामले हैं, केवल यही मामला नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे किंतु परंतु ये निजी कंपनियाँ, ये प्राइवेट कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ बहुत करती हैं, बहुत सारा करती हैं। लेकिन एलआईसी इस मामले में थोड़ा मानवता दिखाता है। कहीं न कहीं मानवीयता देखी जाती है। एक अलग-सा टच देखा जाता है, तभी तो हमारा एलआईसी कंपनी इतना बड़ा और इतना विशाल है कि इसको हम लोग देखा जाए डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस में शामिल किया गया, टू बिग टू फॉल कि इस पर विशेष नज़र रखा गया कि इसमें इतना लोगों का भरोसा आज के दिन में बना हुआ है। जीवन बीमा मतलब एलआईसी ही समझ में आता है, तो वो भरोसा की बात। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मिस सेलिंग, धोखाधड़ी, मिस सेलिंग ये तो अभी भी नहीं रुका है। धोखाधड़ी इतना होता है बीमा में कि झूठ बोलकर बेचा जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट करके बेचा जाता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट है 5 साल का। अरे 5 साल का कैसे फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मिस सेलिंग एक बहुत बड़ी चुनौती इसकी बनी हुई है। बहुत बड़ी चुनौती इसकी बनी हुई है। और फिर एक बहुत बड़ा चुनौती और देखा गया है कि बीमा धारक का हित प्लस कंपनी का हित, ये दोनों टकराएंगे। ऑब्वियसली कंपनी का हित ही सर्वोपरि रखा जाएगा और कंपनी का हित क्या? प्रॉफिट कमाना। फिर अभी तो हो सकता है कि प्रीमियम सस्ता देगी, भविष्य में क्या होगा? भविष्य में प्रीमियम भुगतान महंगा होगा। जब इनको लगेगा कि प्रतिस्पर्धा कम हो रहा है, हमारा मोनोपोली हो रहा है, तो वो अपने प्रीमियम के रेट बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चुनौतियां दिखाई दे रही हैं इस बिल के बावजूद या इस बिल के होते हुए भी। डन। तो ये है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है बीमा के बारे में। एक बार जल्दी बिना एकदम दिमाग में रीकैप करो फटाफट। कानून क्या विधेयक है? सबका बीमा सबकी रक्षा, बीमा में संशोधन विधेयक 2025 ये लाया गया है और लोकसभा में पारित हो गया है। 3 स्तंभ है, आधुनिकीकरण, बीमा कवरेज को बढ़ाना और मजबूत नियामकीय निरीक्षण को बढ़ावा देना। ये 3 कानूनों में संशोधन करेगा। बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा नियामक विकास अधिनियम 1999। डन। फिर बीमा 2 प्रकार का, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा, जिसको सामान्य बीमा कहा जाता है। नेक्स्ट, ये अधिनियम का उद्देश्य क्या होगा? बीमा में निवेश को प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और बीमा उत्पादों में नवाचार, बीमा कवरेज को बढ़ाना, नियामकी संस्था का आधुनिकीकरण, वैश्विक बीमा बाजार से एकीकरण करना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें भारत में बीमा की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, बीमा पैठ जो प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी गुणे 100 है, ये भारत में वर्तमान में 3.7 है, जबकि विश्व का औसत 7% है। इंश्योरेंस डेंसिटी प्रीमियम, अगर बात करें बीमा गहनता जो प्रीमियम डिवाइडेड बाय जनसंख्या है, ये भारत में वर्तमान में $95 है लगभग, जबकि विश्व का औसत $853 है और चीन का ही अकेले $430 है, जो बहुत भारत उसकी तुलना में भारत में बहुत कम है। बीमा में एफडीआई की बात करें तो वर्तमान में 74% है, जिसको 100% करना चाहती है। अगर बात करें 1993 में मल्होत्रा समिति जिसने निजी क्षेत्र को अनुमति दिया, और वर्ष 2000 में एफडीआई की अनुमति जो 26% पहली बार, फिर 2015 में 49%, 21 में 74% और 25 में 100% कर दिया गया। लेकिन शर्त यहाँ रखा गया कि अधिकांश प्रबंधन और संचालन भारत में ही होगा। बीमा में 100% एफडीआई का लाभ क्या होगा? ज़्यादा निवेश प्राप्त होगा, बीमा कवरेज में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, उत्पाद में विविधीकरण आएगा और प्रीमियम में कमी देखने को मिलेगा शुरुआत में।
रीइंश्योरेंस कंपनी कौन है? जो बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस देने का काम करती है और इसके मोनोपोली जीआईसी-आरसी के मोनोपोली को कम करने के लिए अब सरकार ने नेट ओन्ड कैपिटल जो 5,000 करोड़ है उसको कम करके 1,000 करोड़ करी है ताकि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़े, नई कंपनियां आए। आईआरडीएआई को और अधिक स्वायत्ता दी गई है, इसका आधुनिकीकरण किया गया है, आराम से इसमें नियामकी शक्ति और बढ़ा दिया गया है। और जो बीमा के मध्यस्थ लोग हैं, जो बीमा बेचने का काम करते हैं एजेंट, अब उनको कंपोजिट लाइसेंस दिया जा रहा है, कंपोजिट रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, जहां पर वो एक एग्जाम दे करके अन्य सभी बीमा उत्पाद को बेच सकते हैं, भले वो जीवन बीमा हो या गैर जीवन बीमा। एलआईसी को और ज्यादा स्वायत्ता दिया गया है ताकि एलआईसी बाजार में बीमा धारकों की सुरक्षा कर सके और पैसा जुटा सके। बीमा के डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया है, ऑनलाइन बोर्डिंग की व्यवस्था की गई है, समय पर सेटलमेंट हो इसका व्यवस्था किया गया है। बीमा धारक के हितों की रक्षा के लिए संरक्षण कोष, प्रोटेक्शन फंड और शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत बनाया गया है। अगर बात करें सरकार को लाभ, तो इससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, समावेशी विकास बढ़ेगा, सामाजिक सुरक्षा हर व्यक्ति को मिलेगा, बचत, निवेश और समृद्धि दर बढ़ेगा देश का, और जोखिम का सरकार हस्तांतरण कर पाएगी। अगर चुनौती की बात करें तो विदेशी कंपनी का प्रभुत्व बढ़ सकता है, प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारतीय कंपनी उतनी सक्षम नहीं है, जिससे भारतीय कंपनी का विकास अवरुद्ध हो सकता है। बीमा धारक का भरोसा क्या बन पाएगा? बाहर की कंपनियों में इतना मिस सेलिंग बहुत होता है, क्या ये मिस सेलिंग रुकेगा या मिस सेलिंग और बढ़ेगा? इससे बीमा धारक का हित और कंपनी का हित, ये दोनों टकराव होंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं कंपनी का हित ही सर्वोपरि रखा जाएगा और भविष्य में प्रीमियम भुगतान हो सकता है ये महंगा हो। और डन। तो इसके बाद जल्दी से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पहले प्रीलिम्स का, जल्दी से इस सवाल का उत्तर दो। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इस विधेयक ने भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें पॉलिसी धारक शिक्षा और संरक्षण कोष की स्थापना का प्रावधान है, जिसका प्रशासन आईआरडीएआई करेगा। विधेयक के तहत भारतीय जीवन बीमा एलआईसी के परिचालन संबंधी अधिकार स्वतंत्रता दी गई है। यह विधेयक बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीएआई अधिनियम 1999 में संशोधन करता है। क्या बात है, चारों कथन सही है। आंसर क्या होगा? डी, 1, 2, 3 और 4। और एक क्वेश्चन मेंस का है, बीमा विधेयक 2025 सबका बीमा सबकी रक्षा भारतीय बीमा क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं कवरेज विस्तार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? 150 शब्द में प्लीज इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से आप लिख देंगे। तो ये रहा आज का टॉपिक डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।